प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम हितोपदेश मित्रलाभ की प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना में कवि ने विद्या की महिमा के बारे में बताते हुए ये बात कही थी कि विद्या ही एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है जो संसार के समस्त द्रव्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा जाता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कवि ने कहा कि संयोजयति विद्या एव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम इव दुर्घर्षम नृपम भाग्यमतः परम। यथा जिस तरह से नीचगा सरित नीचे बहने वाली नदी समुद्रम संयोजयति समुद्र में जाकर के मिल जाती है, जिस तरह से नीचे बहने वाली नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तथैव ठीक वैसे ही नीचगापि नरम जो नीच पुरुष होता है, ऐसे उस नीच व्यक्ति की विद्या भी दुर्घर्षम बड़े भयंकर या दुर्घर्ष नृपम राजा से संयोजयति उसकी भेंट करवाती है। अतः और उसके बाद परम भाग्यम उसका भाग्य ही उसका सहायक होता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से नीचे बहने वाली नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जो नीच व्यक्ति की विद्या होती है, वो विद्या भी उसे किसी दुष्ट राजा से उसकी भेंट करवाती है, और फिर उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा, इसका निर्णय तो उसका भाग्य ही करता है। उसे बचाने में या उसे दंड देने में उसका भाग्य ही सहायक हो सकता है, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए व्यक्ति की सद्विद्या ही काम में आती है, बुरी विद्या कभी भी उसके भाग्य का सहयोग नहीं करती। और इस तरह से वो विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि कवि ने उसकी महिमा को दर्शाते हुए कहा अगले श्लोक में कि विद्या विनयम ददाति, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयशीलता को देती है। विनयात और विनयशीलता से पात्रता में याति, व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रत्वाद और जब वो पात्र बन जाता है तो उसकी उस पात्रता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। उस पात्रता से वो धन को प्राप्त करता है, और धनात् धर्म है, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और ततः सुखम, इसलिए उस धर्म से ही सुख मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या रूपी जो द्रव्य होता है वो उत्तम इसलिए है क्योंकि विद्या विनयशीलता सिखाती है। विनयशीलता से व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है, और पात्रता प्राप्त होने पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, और धन प्राप्त होने पर ही वो समस्त प्रकार के धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पालन कर सकता है। और जब कर्तव्यों का पालन व्यक्ति करता है तो उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, उसे अद्वितीय सुख मिलता है। फिर उन्होंने उस विद्या की महिमा के बारे में आगे कहा कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वै विद्यायो प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। शस्त्रस्य शास्त्रस्य यानी शस्त्र और शास्त्र ये द्वे
दोनों ही विद्ये प्रतिपत्ति विद्याएं कही जाती है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या यानी विद्याएं दो ही प्रकार की है और दोनों ही विद्याएं प्रतिपत्ति व्यक्ति को यश की प्राप्ति करवाने के लिए और दूसरी सम्यक ज्ञान के लिए होती है। यानी जो शस्त्र विद्या होती है वो यश प्राप्ति के लिए होती है और जो शास्त्र विद्या होती है वो सम्यक ज्ञान के लिए होती है। लेकिन तयो इन दोनों में से आद्या जो पहली है अर्थात जो शस्त्र विद्या है वो वृद्धत्वे वो बुढ़ापे में हास्याय व्यक्ति का उपहास करवाने वाली होती है, उसकी हंसी उड़ाने वाली होती है। और द्वितीय और जो दूसरी है अर्थात जिसे शास्त्र ज्ञान कहा जाता है सदा आद्रियते वो व्यक्ति को हमेशा आदर दिलाती है। यानी इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक शस्त्र विद्या दूसरी शास्त्र विद्या। ये दोनों विद्याएं ही व्यक्ति को एक यश की प्राप्ति करवाती है और दूसरी सम्यक ज्ञान के लिए होती है। यानी शस्त्र विद्या यश की प्राप्ति करवाती है और शास्त्र विद्या सम्यक ज्ञान के लिए होती है। तयो और इनमें से आद्या जो पहली है अर्थात जिसे शस्त्र विद्या कहा जाता है वो वृद्धत्वे वो बुढ़ापे के कारण हास्य व्यक्ति को हंसी का पात्र बनाने वाली होती है। कहने का तात्पर्य कि बुढ़ापे में हाथ पैर काम करते नहीं हैं, कांपने लगते हैं और ऐसे में शस्त्र चलाना व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो दूसरी प्रकार की विद्या है जिसे शास्त्र विद्या कहा जाता है ज्ञान कहा जाता है वो ज्ञान हमेशा चाहे व्यक्ति युवा हो बालक हो चाहे वृद्ध हो तीनों ही स्थितियों में वो हमेशा आदर दिलाता है सम्मान दिलाता है। इसलिए संसार के अंदर ज्ञान या विद्या इतना महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति को हमेशा सम्मान दिलाने के लिए अग्रसर रहता है। और कहा भी जाता है कि ये तो नवे भाजने लगना है संस्कारो ना अन्यथा भवेत कथा छलेन बालानाम नीति तत् इह कथ्यते। यत जिस तरह से नवे भाजने किसी नए पात्र में लगना है खुदा हुआ संस्कार है जो चिन्ह या संस्कार होता है वो अन्यथा ना भवेत वो बदल नहीं सकता या मिटाया नहीं जा सकता। तथैव ठीक उसी प्रकार से यह यहाँ पर अर्थात इस हितोपदेश मित्र लाभ में बालानाम बालकों को कथा छलेन कथाओं के द्वारा नीति कथ्यते हम नीति की विद्या सिखाएंगे। यानी ये जो हितोपदेश है ये हितोपदेश भी व्यक्ति को अर्थात बालकों को छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से नीति का ज्ञान सिखलाने वाली है। और जब व्यक्ति कथाओं के द्वारा नीति विद्या को सीखता है तो वो उसकी स्मृति में उसकी बुद्धि में हमेशा अमिट रहती है। इसीलिए कवि ने यह कहा कि जिस तरह से किसी नए पात्र में खुदा हुआ जो चिन्ह होता है जो निशान होता है वो कभी बदल नहीं सकता उसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जो बाल्य अवस्था होती है उसमें दिए हुए संस्कार उस बालक में इस प्रकार से चिन्हित हो जाते हैं कि उन्हें मिटाना या साफ कर देना या बदल देना संभव नहीं है। तो इसलिए उस नए पात्र की तरह बालकों को कथाओं के द्वारा नीति शिक्षा का ज्ञान देना उन्हें नीति सिखाना व्यवहार सिखाना ये सारी की सारी चीज़ें कथाओं के माध्यम से जब उन्हें सिखाई जाती है तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि में वो हमेशा एक चिन्ह एक संस्कार की तरह अमिट रूप से प्रतिबिंबित हो जाती है और बालक उसे अपनी बुद्धि से कभी मिटा नहीं सकता। इसलिए विद्या की महिमा को इन्होंने यहाँ बताते हुए
इस बात की तरफ इंगित किया है कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान की इतनी महत्ता है कि वो युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक उसे सम्मान ही दिलवाती है, उसे हर प्रकार के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। इसलिए हम उस नीति विद्या या ज्ञान को कथाओं के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहते हैं ताकि वो उनकी स्मृति में अमिट रहे। तो प्रस्तावना में उस विद्या की महिमा को बताते हुए उन्होंने इस प्रकार से उस विद्या की महिमा को इंगित किया है, चिन्हित किया है कि किस तरह से विद्याएं व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। और विद्याएं संसार में दो ही हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इसलिए शास्त्रों का विद्या अर्थात जो ज्ञान है वो व्यक्ति को सम्मान दिलवाता है, जबकि शस्त्र विद्या बुढ़ापे में उसे हंसी का पात्र बनाती है। और इस मित्रलाभ को लिखने का कवि का ध्येय यही है कि वो कथाओं के माध्यम से नीतिगत शास्त्रों का ज्ञान बालकों को प्रदान करे। तो आज के इस व्याख्यान में हम इस प्रस्तावना के बारे में ही पढ़ रहे थे और प्रस्तावना का अगला श्लोक हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही देखते हैं कि किस तरह से विद्या की महिमा को उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनर्मिलामः अर्थात फिर मिलते हैं।